हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 4। ठीक, थोड़ा सा ब्रीफ करूं कि 3 लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी। फर्स्ट लेक्चर में तो ग्रेविटेशन बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस की थी, जिसमें अपन ने न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ की बात की थी, F=G m1m2/r²। ठीक, फिर उसके बाद में ग्रेविटेशनल फील्ड की बात की, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात की। हमने कहा था कि किसी भी मास के सराउंडिंग में एक ऐसा एरिया जिसमें कोई भी दूसरा मास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करे, ग्रेविटेशन को एक्सपीरियंस करे, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक, फिर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को हमने किस तरीके से डिफाइन किया था कि किसी पॉइंट पर अगर हम यूनिट मास को रख दें तो उस पर जितना फोर्स लगेगा उसको हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहा था। मतलब m0 की वैल्यू को अगर हम 1 कर दें तो Ig=Fg आया था। ठीक है, इसका मतलब यूनिट मास पर जो फोर्स लगता है उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। ठीक, डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी आएगी। राइट, इसके बाद में हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात की। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हमने क्या सीखा कि भाई दो मासेस का सिस्टम है, उस सिस्टम को बनाने के लिए जो टोटल वर्क डन होता है, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ से हमने जब डेरिवेशन किया तो हमको एक्सप्रेशन क्या मिला कि m1 और m2 मास अगर r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो हम इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलेंगे, दैट विल बी -Gm1m2/r। दो से ज़्यादा पार्टिकल का अगर सिस्टम बन रहा है और उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखने है तो दो दो पार्टिकल का जोड़ा बनाना है, पेयर बनाना है, उस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी इस एक्सप्रेशन से लिखनी है और सबकी पोटेंशियल एनर्जी लिख करके सबको ऐड कर देना है। दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, फिर हमने ग्रेविटेशन पोटेंशियल की बात की थी। ग्रेविटेशन पोटेंशियल हमको मास की वजह से कितना मिला था। किसी पॉइंट पर अगर हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल की बात करते हैं तो हमने ग्रेविटेशन पोटेंशियल को डिफाइन कैसे किया था कि एक यूनिट मास है, उस यूनिट मास को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो हमको ग्रेविटेशन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या मिला था, -Gm/r मिला था। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने ब्रीफ किया है, मतलब एक तरह से हाइलाइट्स लिए हैं जितने भी 3 लेक्चर में हमने डिस्कस किया था उसका। ठीक है, अब आगे की हम बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। ओके, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, काम की चीज है, काफी काम की चीज है, ध्यान से समझना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं और हम जानते भी हैं क्योंकि हम 11th में काइनेमेटिक्स की जब बात करते हैं 1D मोशन 2D मोशन तो उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की वैल्यू हम लेते भी हैं 9.8, दैट इज नियरली इक्वल टू 10 मीटर/सेकंड²। उसी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात हो रही है। ठीक, यहाँ हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझ में तो आ रहा है कि वैल्यू क्या है, 9.8 और 10 हम जानते हैं। डिफाइन करना चाहें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, एक सिंपल वे में समझें। सबसे पहली बात तो हम ये समझे कि ये जो ग्रेविटी है ये क्या कहानी है। अभी तक तो हम ग्रेविटेशन बोलते हुए आ रहे थे, अब हम ग्रेविटी बोल रहे हैं। ठीक है, ग्रेविटी भी ग्रेविटेशन है, कोई कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है। ग्रेविटी भी ग्रेविटेशन है, बट जब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किसी भी ऑब्जेक्ट के बजाय अर्थ लगाए, स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं कि अर्थ की वजह से अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को या ग्रेविटेशन को हम ग्रेविटी बोल देंगे। तो जब भी ग्रेविटी की बात आए तो हमको क्या याद रखना है, फोर्स ड्यू टू अर्थ। फोर्स ड्यू टू अर्थ, अर्थ की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटेशन लगता है उसी को हम ग्रेविटी कहते हैं। ठीक, इतना डिस्कस करने से एक बात तो हमको क्लियर हो गई कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किससे रिलेटेड है, अर्थ से रिलेटेड है। अब जरा इसका मतलब समझें। मान लो ये हमारी अर्थ है, अर्थ को हमने एक सॉलिड स्फीयर कंसीडर कर लिया। अर्थ को हम एक सॉलिड स्फीयर कंसीडर कर लेते हैं जिसका रेडियस 6400 किलोमीटर एंड दैट इज इक्वल्स टू 64 इंटू 10⁵ मीटर, इतना लिया जाता है अर्थ का रेडियस। हालांकि न्यूमेरिकल में हमको इसकी वैल्यू मिल जाती है, बट अगर इसकी वैल्यू नहीं मिले
तो हमको याद रखना है कि अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है, मीटर में अपन उसको चेंज कर सकते हैं। वापस आते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हुआ कि ये हमारी अर्थ है, अर्थ की सरफेस पर या इसके आसपास कोई भी मास अगर हम रखेंगे, जैसे यहां हमने कोई मास रख दिया, तो अर्थ की वजह से उस पर ग्रेविटी लगेगा, मतलब उसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। किधर की तरफ लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा, मतलब अर्थ के सेंटर की तरफ। तो फोर्स ड्यू टू अर्थ, जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं, वो किधर एक्ट करता है? वो एक्ट करता है टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ एक्ट करेगा। एम मास का पार्टिकल है, अर्थ की वजह से उस पर ग्रेविटी लगा, सेंटर की तरफ वो लग रहा है। सोचो अगर मैं इस पार्टिकल को छोड़ दूं, रिलीज कर दूं, तो ये अर्थ की तरफ गिरेगा डेफिनेटली। यहीं से तो ग्रेविटेशन की खोज हुई थी। न्यूटन ने क्या देखा था? सेब गिरा था पेड़ से, वहीं से तो ग्रेविटेशन की बात निकल करके आई थी। तो अगर मैं इस पार्टिकल को छोड़ूंगा तो ये अर्थ की तरफ भागेगा। अब ये जितने एक्सेलरेशन से अर्थ की तरफ मूव करता है, उसी को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। ये तो हुआ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को समझना। अभी मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन भी करूंगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अगर हम समझे तो क्या चीज़ है कि कोई भी पार्टिकल अगर अर्थ के ग्रेविटी में छोड़े तो वो जितने एक्सेलरेशन से अर्थ के सेंटर की तरफ मूव करेगा, दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर? सिंपल लैंग्वेज में यही बोलेंगे कि जितने एक्सेलरेशन से वो ग्रेविटी में गिरेगा, उसी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाएगा। अब ये ग्रेविटी का फोर्स कहाँ कहाँ है? अर्थ की वजह से। अर्थ की वजह से उसके अंदर के पॉइंट पर भी ग्रेविटी है, सरफेस पर भी ग्रेविटी है, और बाहर के पॉइंट पर भी ग्रेविटी है। इसका मतलब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात क्या केवल बाहर के पॉइंट पर करेंगे, या सरफेस पर भी करें और अंदर के पॉइंट पर भी करें? तीनों जगह पर होगी, क्योंकि जहां जहां ग्रेविटी वहां वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बाहर के पॉइंट पर भी है, सरफेस पर भी है, और अंदर के पॉइंट पर भी है। ठीक, तो यहां से हमको कुछ डेरिवेशंस मिलते हैं कि अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक्सप्रेशन बनाना चाहें तो हाइट पर, मतलब सरफेस से बाहर किसी पॉइंट पर क्या एक्सप्रेशन मिलेगा, सरफेस पर एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, और अंदर के पॉइंट पर क्या मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले बात कर रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या मिलेगा। ठीक है, अच्छा, इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा? हमने कहा फोर्स ऑफ ग्रेविटी एफ जी इक्वल्स टू मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। भाई फोर्स का बेसिक फॉर्मूला यही तो है। तो फोर्स हो गया ग्रेविटी का, एक्सेलरेशन हो गया ग्रेविटी वाला। तो यहाँ से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या बनता है? एफ जी अपॉन एम। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य है कि किसी भी केस में हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर निकालना है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकालना है। फिर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी आएगा उसको मास ऑफ पार्टिकल से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिल जाएगा। ठीक है, अर्थ की सरफेस पर हम बात करें, ये हमने स्फेरिकल सरफेस ले ली। ठीक है, और अर्थ की सरफेस पर यहाँ पर हमने एम मास का एक पार्टिकल रख दिया। अर्थ का जो मास है उसको एम ई मान लिया, अर्थ का रेडियस आर ई मान लिया। ठीक है, अब मुझे सरफेस के इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जी चाहिए। अब मैं इसको शॉर्ट में बोलूँगा जी। तो क्या करूँ? इस पार्टिकल पर फोर्स कैलकुलेट कर लूँ, मतलब एफ जी। एफ जी कहाँ से कैलकुलेट होगा? जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो m1 हो गया अर्थ का मास, m2 हो गया पार्टिकल का मास, अपॉन में आर ई स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास में फोर्स का एक्सप्रेशन। क्लियर है? तो ए जी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, जिसको हम जी भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू एफ जी अपॉन मास ऑफ पार्टिकल। तो ये मिल जाएगा जी एम ई, एम अपॉन
आर ई स्क्वायर और अपॉन में स्मॉल m, ये हो गया कैंसिल। ठीक है सर, तो ये आ गया जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। जी सरफेस पर कितना, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ध्यान से देखिए और समझिए इसको। ठीक, एक बार रिवाइज करूं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अगर कैलकुलेट करना है तो बेसिक फॉर्मूला क्या है, एफ जी अपॉन एम। फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करो, पार्टिकल या ऑब्जेक्ट के मास से डिवाइड कर दो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिल जाएगा। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सरफेस पर एम मास का पार्टिकल लिया, उस पर हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटी लिखा, पार्टिकल के मास से डिवाइड कर दिया, तो सरफेस पर जी की वैल्यू ये मिल गई, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम इस एक्सप्रेशन को डेंसिटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ अर्थ। क्यों लिखना चाहता हूं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में डेंसिटी की बात की जाती है, इसीलिए किसी भी टाइप का क्वेश्चन हमारा छूटे नहीं, तो डेंसिटी की फॉर्म में भी हम इस एक्सप्रेशन को लिखें। कैसे लिख सकते हैं, मास को डेंसिटी की फॉर्म में लिख लो और मास की वैल्यू को यहां पर पुट कर दो। अब मास को डेंसिटी की फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो। वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करें, हमने इसको एक स्फीयर कहा, स्फीयर कहा तो स्फीयर का वॉल्यूम तो हम जानते हैं, तो इसका वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर ई क्यूब। वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिया डेंसिटी से, दिस इज डेंसिटी, दैट इज इक्वल्स टू मास ऑफ अर्थ। ओके, अब यहां से अगर हम एक्सप्रेशन बनाना चाहें तो इट इज वेरी इजी, जी अपॉन आर ई स्क्वायर अलग रखा, एम ई को क्या लिख दिया, 4/3 पाई आर ई क्यूब रो। एम आई क्लियर, आर ई स्क्वायर कैंसिल, इट इज 4/3 पाई आर ई रो जी। दिस इज द एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी। दोनों एक्सप्रेशन हमको याद रखने चाहिए, क्योंकि यहां से एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बन जाता है जिसको अभी मैं डिस्कस करूंगा। मास की फॉर्म में अगर बात करें तो जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, डेंसिटी की फॉर्म में अगर बात करें तो 4/3 पाई आर ई रो जी। ठीक, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या बनता है कि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये अर्थ के रेडियस पर किस तरह से डिपेंड करता है। इसको मैं दूसरे तरीके से पूछता हूं क्वेश्चन को कि अर्थ के रेडियस को अगर हम चेंज करें तो जी पर क्या इफेक्ट आएगा। रेडियस को अगर इंक्रीज करें तो जी की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अब यहां अगर हम दोनों एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखेंगे तो हमको कंफ्यूजन होगा और होना चाहिए। भाई मास वाले एक्सप्रेशन को देखूं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर आ रहा है, डेंसिटी वाले एक्सप्रेशन को देखो तो प्रोपोर्शनल टू द रेडियस आ रहा है। ठीक है, तो जब इस टाइप का क्वेश्चन हमारे सामने आए कि रेडियस की वजह से जी पर क्या इफेक्ट आएगा, तो पहले ये चीज कंफर्म करो कि मास को कांस्टेंट रखते हुए रेडियस को चेंज कर रहे हैं या डेंसिटी को कांस्टेंट रखते हुए चेंज कर रहे हैं। उसी से डिसाइड होगा कि रेडियस के चेंज करने का क्या इफेक्ट आएगा। कैसे, अगर मैं कहूं कि मास को कांस्टेंट रखा, अर्थ के मास को कांस्टेंट रखा, तो फिर मैं लिखूंगा जी एस प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर ई स्क्वायर। अब मैं कहूंगा कि रेडियस को अगर बढ़ाएंगे तो जी की वैल्यू घटाएंगे। केवल क्वेश्चन इतना नहीं बनेगा कि रेडियस को बढ़ाया या घटाया, जी की वैल्यू पर इफेक्ट बताओ। क्वेश्चन में हमको मेंशन करके दिया जाएगा वेदर द मास रिमेन्स कांस्टेंट और डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। अगर मास कांस्टेंट रहे तो ये रिलेशन काम आ गया, और अगर डेंसिटी कांस्टेंट रहे तो हम कहेंगे जी एस प्रोपोर्शनल टू आर ई। अब हम कहेंगे कि रेडियस को अगर बढ़ाएंगे तो जी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो क्वेश्चन के दोनों ही आंसर पॉसिबल है, कंडीशन पे डिपेंड करता है, और कंडीशन ये लिखी हुई है हमारे सामने, मास कांस्टेंट है या डेंसिटी कांस्टेंट है, इस पे डिपेंड कर रहा है सब कुछ। यहां तक की बात क्लियर। इस एक्सप्रेशन को दिमाग में रखना भी है, क्योंकि आगे जो हम हाइट और डेप्थ वाली बात करेंगे वहां सरफेस पर जो जी की वैल्यू आई है वो वाला एक्सप्रेशन हमारे यूज में आएगा। तो यहां तक की बात क्लियर। चलें नेक्स्ट हम लेते हैं एट अ पॉइंट एट अ पर्टिकुलर हाइट। ठीक है,
सेकंड लेते हैं हम, एट सर्टेन हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। ठीक है, हेडिंग आपको अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है, हेडिंग को समझना है बस। कहने का मतलब ये हुआ कि हम सरफेस से किसी हाइट पर बात कर रहे हैं कि जी की वैल्यू क्या मिलेगी, मतलब जी का एक्सप्रेशन क्या मिलेगा। सरफेस पर हमने निकाल लिया। वापस से एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ये तो हो गया हमारा अर्थ का सॉलिड स्फीयर। ठीक, यहां हो गया उसका सेंटर, मास, रेडियस। ठीक, यहां हमने किसी हाइट पर पॉइंट कंसीडर किया, P, A, B, वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेक, और सरफेस से मान लो कि H हाइट पर है। ठीक, और पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस चाहो तो स्मॉल r कह सकते हो। चाहो तो वाली बात क्यों? क्योंकि स्मॉल r इक्वल्स टू आर ई प्लस एच तो है ही। ये हो गया अर्थ का रेडियस, सरफेस से हाइट हो गई h, तो स्मॉल r इक्वल्स टू आर ई प्लस एच तो है ही। जिस भाषा में चाहो उस भाषा में लिख लो। अब यहां पर हमने रख दिया m मास का पार्टिकल, तो इस पर फोर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इस पर फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जी मास ऑफ अर्थ स्मॉल m, मास और मास के बीच में डिस्टेंस। छोटी सी बात बता रहा हूँ, ध्यान रखना, हालांकि सेंटर ऑफ मास शायद आप पढ़ चुके होंगे। हम अर्थ का जो मास लेंगे उससे पार्टिकल का डिस्टेंस लेना है। अब अर्थ का मास तो पूरे स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूट है, तो हम डिस्टेंस फिर कहाँ से लेंगे? डिस्टेंस विल बी टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, एंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द अर्थ इज एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है। तो हम एम ई को यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड कह रहे हैं डिस्टेंस कैलकुलेट करने के मामले में। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल आर हो गया, यहाँ आ गया स्मॉल आर का स्क्वायर। ये आ गया हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब हमको चाहिए जी एच हाइट पर, दैट इज इक्वल्स टू एफ जी अपॉन एम। ठीक, तो जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू में 1 अपॉन एम, एम से एम हुआ कैंसिल, जी एच इक्वल्स टू जी एम ई। आप कहें तो मैं इसको आर ई प्लस एच कर सकता हूँ और उसका स्क्वायर। स्मॉल आर को मैंने आर ई प्लस एच कर दिया, कोई खास बात नहीं है। तो जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर या जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, एच हाइट पर। ये एक्सप्रेशन हमारे पास में आ गया। अभी इसी एक्सप्रेशन को हम अलग तरीके से भी लिखेंगे, ध्यान से समझना उसको। ठीक है, अगर मैं एच हाइट पर जी के एक्सप्रेशन को सरफेस पर जो जी आया था, सरफेस वाला जी याद है क्या? सरफेस वाला जी वो था जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, भूले तो नहीं उसको। इसकी फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो वेरी इजी, यहां से क्या मिलेगा हमको? जी एम ई इक्वल्स टू जी एस आर ई स्क्वायर। इसको याद भी रखिएगा साहब, ये बहुत जगह पर हमारे काम आने वाला है। तो बहुत अच्छी तरह से इसको दिमाग में सेट रखिए कि जी एम ई इक्वल्स टू जी एस आर ई स्क्वायर है। चलो यहाँ आते हैं, तो जी एच इक्वल्स टू, इस जी एम ई को मैं क्या लिख दूं? जी एस आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? और सजा करके लिखते हैं इसको, जी एच इक्वल्स टू जी एस आर ई स्क्वायर अपॉन, इसमें से आर ई को कॉमन लेंगे तो स्क्वायर बाहर आ जाएगा, मतलब आर ई स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में 1 प्लस एच अपॉन आर ई, और इसका होल स्क्वायर, आर ई स्क्वायर गायब। तो जी एच इक्वल्स टू जी एस अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन अलग अलग फॉर्म में लिखने का पर्पस केवल इतना सा है कि कभी किस फॉर्म में क्वेश्चन में बात करते हैं, कभी किस फॉर्म में बात करते हैं। हम एक्सप्रेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, सरफेस के जी की फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं।
इसको और सजा करके कैसे लिख सकते हैं, जी एच इक्वल्स टू जी एस 1 प्लस एच अपॉन आर ई, नीचे से ऊपर तो पावर माइनस में, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक, अब क्वेश्चन में कई बार एक सिचुएशन दी जाती है, इनफैक्ट मैं कहूंगा मैक्सिमम टाइम वही सिचुएशन दी जाती है कि ये जो हाइट है, इस हाइट को रेडियस के कंपैरिजन में अगर बहुत कम लिया जाए तो, मतलब एच आर ई के कंपैरिजन में बहुत कम अगर लिया जाए तो, या तो क्वेश्चन में ऐसा कहा जाएगा कि एच की वैल्यू आर ई के कंपैरिजन में बहुत कम है, या फिर क्वेश्चन को देख करके हमको भी पता लग जाएगा कि एच की वैल्यू आर ई के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, उस सिचुएशन में काम में लेंगे बाइनोमल एक्सपेंशन। अब बाइनोमल एक्सपेंशन कैसे काम करेगा, नेक्स्ट पेज पर समझाता हूं आपको। एक बार इसी एक्सप्रेशन को कैरी फॉरवर्ड करता हूं। हमने लिखा जी एच इक्वल्स टू जी एस ब्रैकेट में 1 प्लस एच अपॉन आर ई पावर में -2। बाइनोमल एक्सपेंशन क्या कहता है कि 1 प्लस एक्स होल पावर n इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सोन 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 सोन, ऐसे चलता रहेगी कहानी आगे तक। ठीक, अब इसमें x अपॉन 1 मान लेते हैं, x अपॉन 1 है, x अपॉन a के लिए भी लिखा जा सकता है। अगर x अपॉन a होगा तो सब जगह यहाँ पर x अपॉन a आ जाएगा। ठीक है, सिंपल भाषा में उसको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर x की वैल्यू 1 के कंपैरिजन में बहुत कम है, x की वैल्यू 1 के कंपैरिजन में अगर बहुत कम है, तो आप सोचो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी ना। वैल्यू अगर 1 से कम हो और उसका स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू और कम हो जाती है, क्यूब करेंगे तो और कम, ठीक है ना। तो लेस देन 1 हो वैल्यू तो उसकी पावर जितनी बढ़ाते जाएंगे उतनी वैल्यू कम होती जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो टर्म है ये इस टर्म से कम आएगी, नेक्स्ट टर्म और भी कम आएगी, नेक्स्ट टर्म और भी कम आएगी, और भी कम और भी कम और भी कम। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन हो तो हम कहते हैं कि ठीक है 1 प्लस एन एक्स तक रख लो, बाकी की टर्म्स को नेगलेक्ट कर दो क्योंकि वैल्यूज बहुत कम होती जा रही हैं। तो फिर हम इस एक्सपेंशन को कहाँ तक करके छोड़ देते हैं, 1 प्लस एन एक्स तक, अगर ये कंडीशन है तो। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, हालांकि बुक्स में इसको डायरेक्ट लिख देंगे और इस तरह से बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात आती है तो हमको करना भी इसी तरह से है। अब इसको सिंपल भाषा में समझो कि ये जो न्यूमरेटर है इसकी वैल्यू इस डेनोमिनेटर से अगर काफ़ी कम हो, जैसे हमने ली थी ना अभी कंडीशन, प्रीवियस पेज पे हमने लिखा था ना, ये लिखा था हमने कि h की वैल्यू आर ई के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो न्यूमरेटर की वैल्यू अगर डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में बहुत कम हो तो एक सीधा सा काम करना है कि इस पावर को डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लिकेशन में चिपका देना है। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया, n को डायरेक्ट यहीं तो चिपका दिया, ये देखो n को यहाँ चिपका दिया तो 1 प्लस एन एक्स बन गया ना। तो बस ये काम अब हम डायरेक्ट कर देंगे, तो जी एच इक्वल्स टू जी एस ब्रैकेट में -2 चिपका दे तो -2h अपॉन आर ई। सर इस एक्सप्रेशन को काम में लेते हुए बहुत केयरफुल होना है क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को मैंने इसमें गलत होते हुए देखा है। दो चीज़ें हैं, एक ये है और जो एक्चुअल एक्सप्रेशन है जिससे ये बना है वो ये है, गड़बड़ मत करना। एक्चुअल एक्सप्रेशन हमारा ये है, तो ये हमको ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा काम में नहीं लेना है। जब हमको क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन दिखाई दे, अलग से हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब ये सिचुएशन दिखाई देगी तो ही ये काम में लेना है, अदरवाइज ऐसी सिचुएशन नहीं हो तो हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन ये है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है सर, चलो अब इसी चेन में एक कदम और आगे बढ़ाते हैं कि मान लो ये वाली सिचुएशन है, कौन सी,
ये वाली की h की वैल्यू आर ई के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। यहाँ से अब हम ये देखना चाहते हैं कि सरफेस से किसी हाइट पर जाते हैं तो g की वैल्यू में कितना चेंज आया, कितना फ्रैक्शनल चेंज आया और कितना परसेंटेज चेंज आया। यहाँ से न्यूमेरिकल्स बनते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? चेंज अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि सरफेस पर तो GS है और h हाइट पर GH है, तो चेंज इन द वैल्यू ऑफ g इज इक्वल्स टू GH माइनस GS। क्लियर? h हाइट पर जो मिला उसमें से सरफेस वाले को माइनस कर दो तो पता लग जाएगा कितना चेंज आया। तो GH को हमने क्या लिख दिया, GS ब्रैकेट में 1 माइनस 2h अपॉन आर ई माइनस GS को कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस 2h अपॉन आर ई माइनस 1 से 1 को मार सकते हैं, तो ये आ गया माइनस का 2h अपॉन आर ई इंटू में GS। इज दैट क्लियर? ठीक, ये आ गई हमारे पास में वैल्यू किसकी, चेंज। अगर फ्रैक्शनल चेंज चाहिए तो लिखेंगे डेल्टा G अपॉन GS, ये आएगा फ्रैक्शनल चेंज, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 2h अपॉन आर ई इंटू GS, ये तो डेल्टा G था, अपॉन में GS हो गया कैंसिल, तो फ्रैक्शनल चेंज कितना आ गया, माइनस 2h अपॉन आर ई। छोटे छोटे से डिफरेंस हैं, गड़बड़ मत करना। चेंज अगर चाहिए तो ये रहा, फ्रैक्शनल चेंज अगर चाहिए तो ये रहा, और परसेंटेज चेंज चाहिए तो इनटू में 100 लगा देना। सही बात है ना? परसेंटेज चेंज अगर चाहिए तो इनटू में 100 लगा देंगे। बोलो ये बात क्लियर है? तो यहां से परसेंटेज चेंज आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? कितना सिंपल है। ये हो गया हाइट के साथ में वेरिएशन। आगे जाकर के पूरा एक ग्राफ बनाएंगे। अभी हम यहां तक की कहानी देखें भाई, सरफेस पर कितना था, GS इक्वल्स टू GME अपॉन आर ई स्क्वायर। डेंसिटी की फॉर्म में अगर बात करें तो 4/3 पाई आर रो जी। ठीक है, चलो रिवाइज कर लेते हैं एक बार फटाफट से। क्या क्या देखा हमने? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की हमने बात की थी, सरफेस पर हमने बात की तो ये एक्सप्रेशन आया, डेंसिटी की फॉर्म में ये लिखा। m को कांस्टेंट रखते हुए g में वेरिएशन की बात करोगे तो ये रिलेशन काम में लेना है, डेंसिटी को कांस्टेंट रखते हुए बात करोगे तो ये काम में लेना है। ठीक, फिर आगे हमने बात की थी हाइट के साथ अगर वेरिएशन ले तो डिस्टेंस हमारा आ गया था r, सेंटर से g कैलकुलेट किया तो हाइट पर हमको ये मिला था। सरफेस वाले की फॉर्म में हमने लिखा तो ये वाला बन गया। फिर इसको सजा करके हमने ऐसे लिख दिया और सजा करके ऐसे लिख दिया। फिर हमने ये वाली सिचुएशन ले ली, तो हमने बायनोमियल एक्सपेंशन को समझ करके एक्सप्रेशन ये बना लिया। अगर ऐसा है तो एक्चुअल एक्सप्रेशन ये है। चेंज की बात की तो इतना आ गया, फ्रैक्शनल चेंज की बात की तो इतना आ गया, परसेंटेज की बात करेंगे तो इनटू में 100 लगा देंगे। यहाँ तक की बात क्लियर? ठीक है, अब लेते हैं डेप्थ के साथ वेरिएशन। ठीक है, एट अ पॉइंट इनसाइड द अर्थ, मतलब बिलो द सरफेस, अंदर। ठीक है, उसकी कहानी समझें। उसकी कहानी में आएगा थोड़ा सा डिफरेंस, वो देखेंगे क्या। अर्थ का ये सेंटर हो गया, एम ई और आर ई हो गया। ठीक है भाई, यहाँ पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पर जी निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने एम मास का पार्टिकल मान लिया, ये वाला डिस्टेंस हमने स्मॉल आर मान लिया सेंटर से। ठीक है, मान लो ये जो पॉइंट है इसका सरफेस से जो डेप्थ है वो डी है। दोनों भाषाएं समझना, आर की और डी की। ठीक है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, आर प्लस डी दैट इज इक्वल्स टू रेडियस, मतलब डी इक्वल्स टू आर ई माइनस आर लिखा जा सकता है।
या R इक्वल्स टू आर ई माइनस डी, जैसी जरूरत हो वैसा देख लेंगे। ठीक है, अब खास बात क्या है? खास बात यह है कि हमको इस पॉइंट पर जो पार्टिकल रखा है उस पर फोर्स कैलकुलेट करना है, तो हम ये एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाएंगे। ऐसी कहानी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मिलती है जब आप गाउस थ्योरम के एप्लीकेशन की बात करते हो कि एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से अंदर के पॉइंट पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हो तो अंदर एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ करते हो, गॉसियन सरफेस, केवल और केवल उसके अंदर का चार्ज कंसीडर करते हो। उसी तरह से यहाँ अंदर के पॉइंट के लिए अगर बात करेंगे तो केवल इस शेडेड पोर्शन का जो मास है वही मास इस पर फोर्स एक्सर्ट करता हुआ माना जाएगा। केवल इसी मास को कंसीडर करना है, यही एक खास बात है समझने की। ठीक है, अब हमारा पहला धर्म हो गया इस मास को कैलकुलेट करना कि अंदर मास कितना है, क्योंकि टोटल मास m ही है। तो हमने सबसे पहले तो अब डेंसिटी लिखी। डेंसिटी कितनी? टोटल मास अपॉन वॉल्यूम 4/3 पाई आर ई क्यूब, 3 को हम ले गए ऊपर, तो 3me अपॉन 4 पाई आर ई क्यूब। सही लिख रहा हूं? आर ई क्यूब बिल्कुल सही है भाई। डेंसिटी मिल गई। क्यों चाहिए डेंसिटी? क्योंकि इस शेडेड पोर्शन का मास चाहिए। शेडेड पोर्शन का मास m डैश मान लें तो सिंपल बात कहेंगे कि शेडेड पोर्शन में मतलब ये जो स्फीयर है अंदर वाला, इसका वॉल्यूम ले लो, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर लो तो इसका मास आ जाएगा, इसलिए हमने डेंसिटी निकाली थी। तो अंदर वाला जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब और इनटू में कर देंगे हम डेंसिटी। डेंसिटी को अभी रो ही लेकर के चलो, बाद में वैल्यू पुट करेंगे। तो ये मास आ गया जो फोर्स लगाएगा। अब वही कहानी हमारी, फोर्स कितना? G, अंदर का मास m डैश, पार्टिकल जो रखा स्मॉल m, अपॉन में डिस्टेंस r का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो Fg इक्वल्स टू, चलो इसकी वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे, G लेते हैं d डेप्थ पर, मतलब अंदर के पॉइंट पर, Fg अपॉन m। तो जी डी इक्वल्स टू कितना मिला? Fg को लिख लेते हैं जी m डैश अपॉन m अपॉन आर स्क्वायर 1 अपॉन m को मार देते हैं, तो जी डी इक्वल्स टू, अब g अपॉन आर स्क्वायर, m डैश को क्या लिखेंगे? 4/3 पाई आर क्यूब रो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। इज दैट क्लियर? तो जी डी इक्वल्स टू 4/3 पाई स्मॉल आर रो जी, ये रो की फॉर्म में डी डेप्थ पर। ठीक, अब मास की फॉर्म में लिखना चाहें तो लिखते हैं 4/3 पाई आर जी, रो की वैल्यू पुट कर लेते हैं 3me अपॉन 4 पाई आर ई क्यूब। कैलकुलेशन ध्यान से चेक करना, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो जी डी इक्वल्स टू, अच्छा 3 से 3 भी कैंसिल। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूं? जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर इंटू आर अपॉन आर ई। क्या आप समझे मैं क्या बात लिख रहा हूं? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आर ई क्यूब को तोड़ दिया आर ई स्क्वायर और आर ई में। पर्पज है कि इसको मैं जी एस लिख दूंगा, सरफेस पर जो आता है। लिख सकता हूं या नहीं? लिख सकता हूं ना? तो इसीलिए मैंने इस फॉर्म में लिखा। तो अब जी डी इक्वल्स टू, ये तो बन जाएगा जी एस सरफेस वाला,
ठीक है। अच्छा, स्मॉल r को मैं यहाँ से आर ई माइनस डी लिखना चाहता हूँ और अपॉन में आर ई, तो जी डी इक्वल्स टू जी एस, आर ई से डिवाइड कर देंगे तो 1 माइनस डी अपॉन आर ई। ये डी डेप्थ पर हमको जी का एक्सप्रेशन मिल गया बढ़िया वाला। डी डेप्थ पर जी एस, सरफेस पर जो जी है उसकी फॉर्म में जी एस ब्रैकेट में 1 माइनस डी अपॉन आर ई। ठीक है, डी क्या है? सरफेस से डेप्थ। अब इसमें अगर हम चेंज वगैरह कैलकुलेट करें तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्रैक्शनल चेंज, परसेंटेज चेंज, वो भी निकाल सकते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर। इसको मैं कैरी फॉरवर्ड करूँगा नेक्स्ट पेज पर, फिर देखते हैं चेंज वगैरह कितना आएगा। तो जी डी इक्वल्स टू जी एस 1 माइनस डी अपॉन आर ई। डेल्टा जी तो क्या लिखेंगे? जी डी माइनस जी एस। जी डी को क्या लिख दिया? जी एस 1 माइनस डी अपॉन आर ई और माइनस में जी एस आया कॉमन, 1 माइनस डी अपॉन आर ई माइनस 1 कैंसिल, तो डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन आर ई इंटू जी एस। अच्छा, एक छोटी सी बात सोचो, चेंज जो आ रहा है वो जब हमने हाइट वाले केस में चेंज निकाला था तब भी माइनस आया था, यहाँ पर डेप्थ वाले केस में चेंज निकाल रहे हैं तो भी माइनस आ रहा है। क्यों आ रहा है? सीधी सी बात है कि हम जी डी माइनस जी एस कर रहे हैं और वहाँ जी एच माइनस जी एस कर रहे थे। जी एच की वैल्यू जी एस से कम थी इसलिए चेंज नेगेटिव आया, और जी डी की वैल्यू भी जी एस से कम है, यहाँ से देख करके पता लग जाएगा। तो जी डी की वैल्यू भी जी एस से कम है इसीलिए नेगेटिव आया। तो नेगेटिव का मतलब कि आप सरफेस से डेप्थ पर जा रहे हो तो जी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। फ्रैक्शनल चेंज की अगर बात करें तो डेल्टा जी अपॉन जी एस इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन आर ई, और परसेंटेज चेंज की अगर बात करें तो इंटू 100 और इंटू 100, ये आ जाएगा परसेंटेज चेंज। ठीक है, मतलब चेंज पर भी 3 बातें। चेंज अगर लिखना है तो ये है, फ्रैक्शनल चेंज लिखना है तो ये है, परसेंटेज चेंज लिखना है तो इंटू में 100 और लगाना है। ये हो गया डेप्थ के साथ में वेरिएशन। बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ या ना? अब एक ग्राफ वाली बात और बचती है, तो ये 3 जो फैक्टर है हमारे वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में रोटेशन वाले इफेक्ट की बात होगी, ठीक है ना, शेप वाले फैक्टर की बात होगी। नेक्स्ट लेक्चर में खैर उसको डिस्कस करेंगे, अभी तो ये 3 पॉइंट पर फोकस करते हैं। तो यहाँ अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो उसके लिए तीनों एक्सप्रेशंस को कंबाइनली हम एक बार देख लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और बात करते हैं ग्राफ किस किस का? जी वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस। ठीक है, चलो हाइट की बात करते हैं। हाइट की बात करते हैं, हाइट का एक्सप्रेशन मतलब आर ग्रेटर देन आर ई। हाइट का मतलब यही था। तो हमको जी एच इक्वल्स टू क्या मिला था? हमको मिला था जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, मतलब जी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, हाइट पर, सरफेस से बाहर। एक बात ठीक, सरफेस पर बात करें तो आर इक्वल्स टू आर ई, वो मिला था हमको जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर मिला था भाई। ठीक है, डेप्थ पर अगर बात करें, मतलब अंदर अगर बात करें तो आर लेस देन आर ई, तो जी डी इक्वल्स टू मिला था, क्या मिला था? जी एस 1 माइनस डी अपॉन आर ई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। कन्फ्यूज मत होना, कहीं आप सोचो कि सर आपने हाइट वाला एक्सप्रेशन तो ऐसे लिख दिया, इसको जी एस की फॉर्म में ऐसे भी लिख लो,
ठीक है, हमारा ध्यान किस पर है, हमारा ध्यान है ब्रैकेट पर, ये वाला लो चाहे ये वाला लो, तो हम लिख सकते हैं जी एस आर ई माइनस डी अपॉन आर ई, और जी एस आर ई माइनस डी क्या हो गया, स्मॉल आर, और अपॉन में आर ई। कुल मिलाकर के बात क्या बनी, बात बनी कि जी डी प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, आर के साथ ही तो रिलेशन देखना है हमें। कंक्लूजन क्या मिला, हाइट पर बात करोगे तो जी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, डेप्थ पर बात करोगे तो जी प्रोपोर्शनल टू आर, सरफेस पर ये है ही। चलो अब हम ट्राई करके देखते हैं, इधर लिया जी, इधर लिया आर, ये ले लिया सेंटर आर इक्वल्स टू 0, ये ले लिया अर्थ का सरफेस आर इक्वल्स टू आर ई। तो सेंटर से सरफेस तक, मतलब अंदर के पॉइंट पर अगर बात करेंगे तो जी प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब एक स्ट्रेट लाइन वेरिएशन बढ़ता हुआ, ये आ गया सरफेस पर। और सरफेस पर कितना लिखा, सरफेस पर लिखा जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। फिर निकल गए हम बाहर, तो बाहर ये ऐसे कर्व फॉर्म में घटेगा, क्योंकि आर के बढ़ने के साथ जी को घटना है। बाहर अगर देखें तो ये आ गया जी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, अंदर था जी प्रोपोर्शनल टू आर। तो सेंटर पर 0 और इन्फिनिटी पर 0, आर इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर भी 0 होगा। कहानी क्या बनी, सेंटर पर 0, सेंटर से सरफेस की तरफ चलते चले जाएंगे, स्ट्रेट लाइन फॉर्म में बढ़ता चला जाएगा। तो जी मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है, सरफेस पर। तो हम लिख सकते हैं जी मैक्सिमम इज जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, मतलब सरफेस पर जी की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। सरफेस से अंदर की तरफ जाओगे, डेप्थ पर जाओगे तो घटेगा, और सरफेस से ऊपर की तरफ जाओगे तो भी जी घटेगा। बोलो ये बात क्लियर। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हमने समझा, और वो हाइट पर किस तरह से डिपेंड करेगा, डेप्थ पर किस तरह से डिपेंड करेगा। मतलब अगर हम अर्थ की सरफेस से मूव करें, ऊपर जाएं तो कैसे वेरिएशन आएगा, नीचे जाएं तो कैसे वेरिएशन आएगा, उस चीज़ को हमने इन 3 फैक्टर्स की हेल्प से समझने की कोशिश की कि कहाँ पर वेरिएशन किस तरीके से मिलता है। 2 फैक्टर और हैं जिन पर जी की वैल्यू डिपेंड करती है। एक फैक्टर है अर्थ का रोटेशन, और एक है अर्थ की शेप। वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो होपफुली यहाँ तक की बात अपन को अच्छी तरह से समझ में आई है, ठीक है। और कोई डाउट अगर आपका हो तो कमेंट बॉक्स में उसको पोस्ट कीजिएगा, आपके डाउट क्लियर करेंगे। जैसा भी आपका फीडबैक हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। जो भी हम बेटर कर सकते हैं वो आपके लिए बेटर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मुलाकात करते हैं जल्दी। थैंक यू।